आज हम बात करेंगे हेली हेली डिसीज़ के बारे में, जिसको बिनाइन क्रॉनिक पेम्फाइगस भी बोला जाता है। ये एक तरह की अनकॉमन डिसीज़ है। ये यूजुअली हमारे अडल्टहुड से पहले, जब हमारे टीनेजर एज के बाद अडल्टहुड आना शुरू होता है, तब ये जनरली इस टाइम पे ये डिसीज़ आती है। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि यहाँ पर स्किन में लाल रॉ मतलब जैसे अभी अभी हमें दाने हुए हैं, वो फ्रेश है, इन्फ्लेम्ड है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, पेन है, ये सारी कंडीशंस है वहाँ पर। और ब्लिस्टर्ड्स होंगे स्किन के चारों तरफ, फफोले से पड़े होंगे जहाँ पे ये दाने हैं, रेड एरिया है, जो भी स्किन अफेक्टेड है उसके चारों तरफ फफोले पड़े हुए होंगे। इस तरह की देखने को मिलेगी स्किन जो है हमारी कंडीशंस। और ये किस जगह पे होती है? मेनली बेसिकली होती है जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी स्किन फोल्ड होती है, जहाँ पे फ्रिक्शन होता है, रगड़ती है, और जहाँ पे मॉइस्चर होता है, उस जगह पे ये हमारी होती है। और ये कौन कौन सी जगह है हमारी स्किन में? जैसे ग्रोइंस, हमारी जांघों के पास में, या और हमारे आर्मपिट्स में, हमारे बगल में, हमारे गर्दन पे भी होते हैं ये। और अंडर द ब्रेस्ट, फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे के एरिया में भी होते हैं ये। कभी कभी कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये जो इन्फ्लामेशन वाले एरियाज़ होती है, जो स्वेलिंग पेनफुल लाल एरिया होता है स्किन का, वो कुछ केसेस में क्रस्टी और स्केली हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, वहाँ पे स्केल फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे मतलब खुरंट टाइप बन जाता है। जैसे चोट लगने के बाद वहाँ पे खुरंट आ जाता है, उस टाइप का ये हो जाता है। और क्या होता है, कभी कभी ये एरिया जब ज़्यादा मतलब टाइम तक रहता है, हमारा एरिया जहाँ पे बगल में हुआ, अब हमारा बगल काफ़ी मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, तो ये इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे स्किन में हमारी इचिंग, खुजली भी होना शुरू हो जाएगी, और जलन भी होगी इसके साथ। क्योंकि जब हमें कहीं भी नॉर्मल स्किन में खुजली होती है तो हम वहाँ पे खुजलाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है, हमें बहुत लगता है कि यहाँ पे बहुत जल रहा है, आग निकल रही है, इस टाइप का हो जाता है। और ये जो स्किन कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है जब हमारा अफेक्टेड एरिया हमारा आता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। जैसे कब, जब हमें जनरली स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, या फ्रिक्शन हो रहा है, हम उस एरिया को बार बार रगड़ रहे हैं। या फिर हॉट वेदर, गर्मी में जब पसीना आ जाता है, तब पसीना आने के बाद, और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाता है, बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस हो जाती है, तो उसमें यहाँ अफेक्टेड एरिया से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मतलब पेन पहले हो रहा था, लाइटली हो रहा था, हम मेन फोकस कहाँ पे था, इचिंग पे, खुजली हो रही थी, जलन हो रही थी, ठीक है, पेन था, लाइट था, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, पेन का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और पेन के साथ यहाँ पे अब इस एरिया से क्या होता है, बदबू भी आना शुरू हो जाती है। ये इसके जब होता है, जब बैक्टीरियल आ जाता है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस है, आपने कोई कंडीशन देखी है, तो अगर यहाँ से बदबू आने शुरू हो गई, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया, बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए हैं। बेसिकली ये जो कंडीशन है ये रेयर तो है, पर ये क्या है, नॉन कैंसरस है, ये बिनाइन है, ये कैंसरस नहीं है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो लेजन्स है स्किन के, ये और बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ में आके डेवलप हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे कैंसर में पहुंच जाते हैं, ये स्किन कैंसर में डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर जब काफ़ी टाइम तक रहता है तो ये स्किन कैंसर में बदल जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है, वेरी वेरी अनकॉमन कंडीशन है, ये रेयर कंडीशन है। अब कोई दूसरा क्वेश्चन है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये जो डिसीज़ है अनकॉमन है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये बेसिकली होता है जो हमारे जीन्स की म्यूटेशंस की वजह से होता है। हमारे अंदर एक जीन होता है, उसका नाम है ATP2C1। ये जो जीन है, इस जीन के म्यूटेशन के कारण से होता है। ये जो जीन जब ये म्यूटेशन करता है, ये जब म्यूटेट होता है, तब ये क्या करता है, एक प्रोटीन होता है एक तरह का हमारे सेल्स में, उस प्रोटीन का नाम है
HSPCA1 ये जो प्रोटीन होता है इसके फंक्शन को रिड्यूस कर देता है हमारा ये जीन। अब इस प्रोटीन का क्या काम है? इस HSPCA1 प्रोटीन का काम होता है जो हमारे सेल्स में ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, और जो कैल्शियम है ताकि बाद में इसको यूज़ कर सकें। तो जब हमारा कैल्शियम का स्टोरेशन डिफेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो ATP2C1 जीन है इसने हमारे इस HSPCA1 प्रोटीन को रिडक्शन कर दिया, तो ये इस प्रोटीन हमारा कैल्शियम को भी स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से इसके जो फंक्शन है उसके फंक्शन में कमी आ गई है। अब इसके कमी आने से क्या हो रहा है, क्या दिक्कत मेन पैदा हो रही है? सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो अदर सेल्स हैं, जो हमारे बेसिकली बॉडी में जो सेल्स के चैन है उसमें क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गई, फंक्शनल डिसऑर्डर आ गया, वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही, ये डिफेक्ट आ गया हमारे सेल्स में, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारा सेल्स का जो चिपकना, आपस में बॉन्ड बनाए रखना, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली मेन यही है इसमें कि सेल्स में डिफेक्ट आ जाती है, सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, वो हमारे इन्फेक्शन के लिए और ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। और बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो भी स्किन के फोल्ड्स वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता ही है ना, जनरली हम सब में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन जब हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो हमारा ये जो एरिया होते हैं फोल्ड्स वाले, ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इन कंपेयर टू जनरल। तो उस वजह से ये हमारा वहाँ फोल्ड वाली स्किन एरिया पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये कंडीशंस। तो डैमेज होने की वजह से हमारी स्किन में ही ब्लिस्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इसका कहेंगे तो ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि अब ये ऑटो इम्यून डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। बट हम इसको ट्रीट करते हैं सिम्टम वाइज, सिम्टोमेटिक इसको ट्रीटमेंट करेंगे कि किसी इस कंडीशन में किसी पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उन एक एक सिम्टम्स को लेंगे और हम उसको उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। हम उन सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। ये तो बेसिकली बात रही दूसरी मेडिसिनल सिस्टम की। बट अगर हम अपनी होम्योपैथी में बात करेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि होम्योपैथी में पहले से ही हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हम एक एक करके सिम्टम्स लेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स के बाद हम मेडिसिन की टोटलिटी निकालेंगे सिम्टोमेटिक, और फिर जो मेडिसिन आएगी हम वो मेडिसिन देंगे। तो वो मेडिसिन हमारी इस डिसीज़ को ट्रीट करने में सक्षम है। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस डिसीज़ को आसानी से ठीक कर सकती है। तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम इस कंडीशन में सेल्स को देखेंगे तो सेल्स की एक अलग सी ही पहचान होगी। आप दूर से ही समझ जाओगे देख के कि अच्छा ये वाली ये कंडीशन है। तो इसमें जो अपीयरेंस होता है, ब्रिक वॉल अपीयरेंस बोलते हैं इसको। जैसे हम घर बनाते टाइम ईंटें हम चुनते हैं, मिस्त्री जो होता है वो ईंटें चुनता है, तो जैसे वो एक एक ईंट अलग अलग लगी हुई दिखती है, उसी तरह माइक्रोस्कोप के अंदर जितने भी सेल्स हैं हमारे वो अलग अलग बिखरे बिखरे दिखेंगे। वो हमें अलग से दिख रहे, पता लग रहा है कि ये हमारे एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल। क्यों? क्योंकि वो बाइंड नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बताया कि यहाँ पे प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया, सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, हमारे सेल्स की जो बाइंडिंग फंक्शन था वो डिस्ट्रॉय होगा। तो इसी तरह से हमारे सेल्स सब आपस में चिपके ना होकर वो अलग अलग ऐसे दिखाई देंगे, जैसे हमें ईंटें अलग अलग लगी हुई दिखाई देती हैं। तो यही था इस टॉपिक के बारे में।